सोचो, अगर एक ही घर में 11 लोग एक ही तरीके से लटके मिले तो क्या वो सिर्फ सुसाइड होगा या फिर कुछ और। 1 जुलाई 2018 दिल्ली की वो सुबह बिल्कुल नॉर्मल थी। ट्रैफिक एज यूजुअल था, दुकानें खुल रही थी, लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे, सब कुछ रूटीन वाइज था। लेकिन बुराड़ी के एक घर में रूटीन टूट चुका था। एक ही परिवार के 11 लोग, एक ही घर, एक ही जगह। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक सब एक ही पैटर्न में सीलिंग से लटके हुए मिले और वही पैटर्न इस केस को सिंपल नहीं रहने देता। मीडिया ने इसे सुसाइड कहा, कुछ ने इसे रिचुअल बताया और कुछ ने इसे ब्लैक मैजिक बोला। एक घर जो एक नेशनल हेडलाइंस बन गया था। लेकिन दोस्तों, कहानी 2018 से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है 2007 से। परिवार के मुखिया भोपाल सिंह की डेथ के बाद घर में एक लीडरशिप वैक्यूम आ गया। घर में फैसले लेने वाला इंसान तो था और उन्हें मानने वाला भी था, पर उस गम से कोई भी पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पा रहा था। इसी बीच घर के अंदर एक नया सोर्स उभरने लगा। इन्वेस्टिगेशन में मिली डायरीज बताती है डेली इंस्ट्रक्शंस लिखे जा रहे थे। हर दिन क्या बात करनी है, कब करना है, कैसे करना है, कोई काम को कैसे करना है, जैसे आवाज किसी और की हो। और ट्रस्ट धीरे धीरे सब उस पर करते जा रहे थे। सब उसे फॉलो करने लगे, किसी ने सवाल नहीं किया, बाकी सब उसे मानते चले गए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू पार्थ पंडित दी स्टोरी में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। Mysterious death of 11 members of a family। 1 जुलाई 2018 वही दिन जब एक आम सा घर एक नेशनल न्यूज बन गया। लेकिन उस सुबह ये कहानी मीडिया से नहीं बल्कि पड़ोसियों से शुरू हुई। भाटिया फैमिली के नेबर्स गुरुचरण सिंह, कुलदीप सिंह और प्रीतपाल कौर को कुछ ठीक नहीं लगा। फैमिली की ग्रोसरी शॉप अब तक खुली नहीं थी। डोर स्टेप पर रखा दूध वैसे का वैसे पड़ा था। कॉल्स का कोई जवाब नहीं। चिंता बढ़ने लगी थी और फिर वो उनके घर पहुंच गए। मेन डोर खुला था और ये अजीब बात थी। वो सीधा अंदर जाते हुए फर्स्ट फ्लोर पर चले गए और ऊपर पहुंचते ही वो सन्न रह गए। फैमिली के 10 लोग सीलिंग की आयरन ग्रिल से लटके हुए मिले और एक मेंबर अलग कमरे में बेड के पास जमीन पर पड़ा था। सभी की आंखों पर पट्टी बंधी थी, हाथ पैर बंधे हुए थे। कहीं तोड़फोड़ का निशान नहीं, कोई संघर्ष का निशान नहीं, जैसे सब कुछ अपने आप खुद से हुआ हो। और टेरेस पर बंधा हुआ उनका डॉग लगातार भौंक रहा था, जैसे उसे अंदाजा हो कि घर में अंदर कुछ ठीक नहीं है। दी फैमिली, 3 जनरेशंस, एक ही घर, टोटल 11 लोग। फैमिली की सबसे बड़ी मेंबर थी नारायणी देवी। उनके 2 बेटे भुवनेश और ललित अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ वहीं रहते थे। साथ में उनकी बेटी प्रतिभा और उसकी बेटी प्रियंका भी उसी घर की हिस्सा थी। एक और बेटा और बेटी अलग शहरों में रहते थे। एक पूरा ज्वाइंट फैमिली सेटअप था। फाइनेंशियली सब ठीक था। ग्रोसरी स्टोर उनकी मेन इनकम की सोर्स थी और ललित का प्लाईवुड बिजनेस अच्छा चल रहा था। नेबर्स और रिलेटिव्स के मुताबिक फैमिली रिलीजियस, काइंड और हेल्पफुल थी। ना कोई पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट, ना कोई झगड़ा। बच्चे वेल बिहेव्ड और एकेडमिक्स में अच्छे थे। बाहर से सब ठीक था, अंदर क्या चल रहा था किसी को अंदाजा नहीं। इसलिए जब खबर आई लोगों ने पहले यकीन ही नहीं किया, क्योंकि सिर्फ 14 दिन पहले फैमिली ने प्रियंका की एंगेजमेंट धूमधाम से सेलिब्रेट करी थी। म्यूजिक, गेस्ट्स, हंसी, फ्यूचर की प्लानिंग और फिर 14 दिन बाद वही घर हेडलाइंस बन गया। इन्वेस्टिगेशन बाय दिल्ली पुलिस। शुरुआत में सबको लगा ये सुसाइड है, लेकिन ग्राउंड पर बात इतनी सीधी नहीं थी। नेबर्स ने बुराड़ी पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल राजीव तोमर को इन्फॉर्म किया। क्राइम सीन देखते ही राजीव तोमर सन्न रह गए। बॉडीज एक ही पैटर्न में लटकी थी, किसी बनियान ट्री की लटकती हुई ब्रांचेज जैसी।
एक ही पैटर्न, एक ही अलाइनमेंट और फिर वही अरेंजमेंट सबसे बड़ा सवाल बन गया। बाद में जब एसएचओ मनोज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने अपने कैरियर में ऐसा केस कभी नहीं देखा, पुलिस कंफ्यूज्ड थी, ना लूटपाट और ज्वेलरी भी पूरी तरीके से सेफ थी। आंखों पर पट्टी बंधी हुई, कोई सुसाइड नोट नहीं। केस सिंपल लग रहा था लेकिन था नहीं। हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े हो रहे थे। पुलिस ने एफएसएल को इन्फॉर्म किया, फॉरेंसिक टीम ने एविडेंस कलेक्ट की। अब सवाल था कि एक्चुअली मोटिव क्या था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक की। उन्हें ये देखना था कि कोई तीसरा इंसान घर में एंटर तो नहीं हुआ या फिर सब कुछ घर के अंदर ही प्लान हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में फैमिली मेंबर्स स्टूल्स, वायर्स, बैंडेजेज और कॉटन खरीदते हुए दिखे, वही चीजें जो बाद में हैंगिंग के लिए यूज हुई थी। इस फुटेज ने मास सुसाइड थ्योरी को और मजबूत किया, लेकिन सर्वाइविंग फैमिली मेंबर्स की रिक्वेस्ट पर मर्डर का एफआईआर रजिस्टर किया गया। नारायणी देवी की डेथ पार्शियल हैंगिंग से हुई थी। रिपोर्ट में डाइजेस्टिव वेस्ट मौजूद था। सीवियर स्ट्रेस या डिप्रेशन के क्लियर फिजिकल साइंस नहीं मिले, लेकिन जितना पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जितना डीप डाउन जा रही थी, उतना ही ये केस उनकी समझ से बाहर जा रहा था। इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई। जिम्मेदारी दी गई डीसीपी क्राइम ब्रांच डॉक्टर जॉय एंड तिर्के और उनकी टीम को। अब ये सिर्फ एक रूटीन पुलिस केस नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल पजल बन चुका था। इन्वेस्टिगेशन डन बाय द क्राइम ब्रांच। जैसे पहले बताया गया था, जब पुलिस इस केस को क्लियर डायरेक्शन नहीं दे पाई तो इन्वेस्टिगेशन को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया। क्राइम ब्रांच ने हर छोटी छोटी डिटेल को स्टडी किया, दोबारा ध्यान से एग्जामिन करना शुरू किया और धीरे धीरे कुछ ऐसे फैक्ट्स सामने आने लगे जो कहानी का रुख बदलने वाला था। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स ने सबसे पहले एक नया एंगल दिया। पता चला कि फैमिली के बड़े बेटे भुवनेश ने अपने बंधे हुए हाथ छुड़ाने की कोशिश की थी। उनकी उंगलियों पर क्लियर स्ट्रगल्स के साइन मिले, लेकिन बाकी बच्चों और बाकी फैमिली के हाथ पैर पर कोई भी स्ट्रगल के मार्क्स नहीं थे। उनके हाथ पैर टेलीफोन वायर से बंधे हुए थे, उनके मुंह में कॉटन भरा हुआ था, उनमें किसी भी तरह के स्ट्रगल का कोई निशान नहीं मिला। सबसे बड़ी मेंबर नारायणी देवी दूसरे कमरे में आधी मुड़ी हुई पोजीशन में मिली। उनकी गर्दन पर बेल्ट के निशान थे। बाकी सभी मेंबर्स ने गर्दन पर स्कार्फ बांधकर खुद को लटकाया था। हर डिटेल अलग थी पर नतीजा एक ही था। जो सीसीटीवी फुटेज पहले सिंपल लग रही थी, अब उसका मतलब बदलने लगा। क्राइम ब्रांच को और सबूत मिले कि मौत से एक रात पहले फैमिली ने कोई रिचुअल परफॉर्म किया था। ललित का बेटा प्लाईवुड शॉप से वायर्स के बंडल ले जाते हुए दिखा। किचन में फ्रिज के अंदर दूध के पैकेट थे, भींगे हुए चने भी मिले, जैसे हर चीज किसी प्लान का हिस्सा हो। एक और बात, ललित के बेटे ने फैमिली के सभी मेंबर्स के फोन्स एक ही दिन रिचार्ज किए थे। हर छोटी डिटेल एक ही डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन असली सवाल अब शुरू होने वाला था। सबसे इंपॉर्टेंट सबूत एक रजिस्टर था जो घर के मंदिर के पास से मिला। इसके अलावा घर से 11 डायरीज भी रिकवर हुई, जिनमें 2007 से 2018 तक की एंट्रीज लिखी हुई थी। और जो उन डायरीज में लिखी हुई थी वही इस केस का सबसे डरावना हिस्सा था। स्टोरीज बिहाइंड दी 11 डायरीज। क्राइम सीन से मिली 11 डायरीज को क्राइम ब्रांच ने डिटेल में स्टडी किया। शुरुआत में ये बस नोटबुक लग रहा था, लेकिन जब पेजेज पलटे गए तो उन्होंने देखा कि डायरीज की लैंग्वेज बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। उनमें कॉन्वर्सेशंस थी, कमांड्स थे और इंस्ट्रक्शंस मौजूद थे। और डायरी के लास्ट पेज पर वो सारी बातें लिखी हुई थी जो इंसिडेंट वाले दिन फॉलो किए गए थे। डायरी में पहली बार 7 सितंबर 2007 को भोपाल सिंह का जिक्र मिला। नोट में लिखा था उनकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो सामने रखकर उनको याद किया जाए। यहीं से टोन बदलने लगा। डायरी की लास्ट एंट्री 24 जून 2018 को लिखी गई थी। उसमें एक रिचुअल का जिक्र था, बैनियन ट्री रिचुअल। इस रिचुअल को 7 दिन तक फॉलो करने की इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी। साथ ही बद पूजा करने को कहा गया था। बद एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ ऊपर की शाखाओं से लटकती हुई नीचे आती है।
और क्राइम ब्रांच को याद आया कि सारे फैमिलीज के बॉडीज भी कुछ इसी तरह से लटकी हुई मिली थी। पूजा के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे। हल्की रोशनी में करनी है, किसी आउटसाइडर को देखने की इजाज़त नहीं थी, 7 दिन तक लगातार करनी थी। अगर गेस्ट आए तो उन्हें उस पूजा को अगले दिन शिफ्ट करना। रिचुअल के दौरान आंखें बंद रखनी थी, हैंगिंग के वक्त आंखों पर पट्टी बांधनी थी, मुंह को कपड़े या कॉटन से भरना था, दिमाग बिल्कुल खाली रखना था और सबसे बड़ी मेंबर को जमीन पर लेटकर रिचुअल करने की परमिशंस थी। सबको सोचना था कि बनियान ट्री की शाखाएं उनके शरीर को लपेट रही है। ये सब पूरी एकता और विश्वास के साथ करना था। क्राइम ब्रांच को शक हुआ कि शायद कोई रिलीजियस या स्पिरिचुअल बैकग्राउंड वाला इंसान इस फैमिली को इन्फ्लुएंस या गाइड कर रहा हो, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी भी आउटसाइडर का कोई लिंक नहीं मिला। डायरीज में घर के हर मेंबर्स के रोजमर्रा की डिटेल्स लिखी हुई थी, किसको क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, जैसे घर की जिंदगी लिख कर चलाई जा रही है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि 2007 में भोपाल सिंह की डेथ के बाद घर में एक इमोशनल वैक्यूम बन गया था। इसी दौरान ललित ने धीरे धीरे अपने फादर का रोल ले लिया। फैमिली के मेंबर्स उनकी बातें मानने लगे। धीरे धीरे घर वालों के लिए ललित और पिताजी के आदेश अलग अलग बातें नहीं रही। ललित का कहना था कि उन्हें सपनों में अपने फादर से बातें होती हैं। वो बताते थे फैमिली को कैसे संभालना है। कभी कभी वो अपने फादर की आवाज में अपनी फैमिली से बातें करता था। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने बताया कि ज्यादातर डायरी की एंट्रीज प्रियंका और नीतू ने लिखी थी, लेकिन जो लिखा गया उसका डायरेक्शन डायरेक्टली ललित से जुड़ा हुआ था। क्राइम ब्रांच ने जब ये सारी इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट्स को दिखाया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस पूरे इंसिडेंट का सेंट्रल लिंक ललित ही था। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट अनीता आनंद के मुताबिक कई बार ललित अपने कंट्रोल से बाहर फील करता था, जो उसकी मेंटल स्टेट की तरफ इशारा करता है। धीरे धीरे फैमिली की लाइफ स्टाइल बदलने लगी। सबने नॉनवेज छोड़ दिए, शराब छोड़ दी गई, रिचुअल्स रोज का हिस्सा बन गया। इसी दौरान उनका बिजनेस भी बढ़ने लगा। ललित की प्लाईवुड शॉप काफी अच्छी चल रही थी, भुवनेश की ग्रोसरी शॉप भी स्टेबल थी और फैमिली मेंबर ने मिलकर एक और शॉप खोलने का डिसाइड किया था। ऊपर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बिल्कुल परफेक्ट फैमिली, लेकिन अंदर विश्वास और डर का कंट्रोल एक खामोश चक्र चला रहा था। और क्राइम ब्रांच को समझ आने लगा ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं था, ये एक शेयर्ड बिलीफ सिस्टम का परिणाम था। एब्सेंस ऑफ सुसाइड नोट। सब कुछ देखने के बाद भी एक चीज मिसिंग थी, सुसाइड नोट। क्राइम सीन पर फाउल प्ले का कोई क्लियर सबूत नहीं मिला, इसलिए पुलिस के लिए ये केस सुसाइड लगने लगा। लेकिन बिना सुसाइड नोट्स के ये थ्योरी अधूरी थी। अक्सर सुसाइड केसेस में एक छोटा सा नोट भी मोटिव समझा देता है, उस इंसान की आखिरी ख्याल, आखिरी नियत और आखिरी फैसला। यहाँ कुछ भी नहीं था, ना कोई मैसेज, ना कोई एक्सप्लेनेशन। और जब एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता तो सवाल बढ़ने लगते हैं, क्या ये वाकई एक सुसाइड था या फिर कुछ और। इसी कमी ने फाउल प्ले, रिचुअल और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन जैसे डाउट्स को जन्म दिया। सुसाइड नोट के बिना पुलिस को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर भरोसा करना पड़ा। फोरेंसिक रिपोर्ट्स, सीसीटीवी फुटेज, विटनेस स्टेटमेंट्स और सबसे इंपॉर्टेंट वो 11 डायरीज जो सुसाइड नोट नहीं थी, लेकिन शायद उनमें ही असली सवाल छुपा हुआ था। रोल प्लेड बाय ललित इन दी बुराड़ी डेथ केस। इस केस को समझने के लिए ललित को समझना जरूरी है। 1988 में उसका एक सीरियस बाइक एक्सीडेंट हुआ था। उनके सिर पर गंभीर चोट लगी थी। एक्सीडेंट के बाद वो लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहे। इंटेंसिव ट्रीटमेंट चला। रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के बयान के मुताबिक हेड इंजरी के बाद वो अक्सर बहुत जल्दी सो जाया करते थे, जैसे शरीर से ज्यादा उनका दिमाग थक चुका हो। लेकिन फिर आया 26 मार्च 2004। उनकी जिंदगी में एक और ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ। दिल्ली में अपनी प्लाईवुड शॉप पर किसी ने उन्हें अंदर बंद करके आग लगा दी। ये घटना इतनी गहरी थी कि ललित की आवाज चली गई। काफी समय तक वो बोल नहीं पाया। वैस्कुलर सर्जन डॉक्टर अमरीश सात्विक के मुताबिक ये आवाज खोना ट्रॉमा का नतीजा हो सकता था। डॉक्टर रोमा कुमार के ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से
ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल हेल्प लेना जरूरी होता है। उन्हें ट्रीट कर रहे डॉक्टर्स ने भी ललित और उसकी फैमिली को साइकाइट्री कंसल्टेशन की सलाह दी थी, लेकिन फैमिली ने किसी स्ट्रक्चर्ड मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट को परसीव नहीं किया। साइकोलॉजी के मुताबिक जब गहरा ट्रॉमा अनट्रीटेड रह जाता है तो इंसान की सोच और परसेप्शन की वो धुंधली रेखाएं मिटने लगती है। कभी कभी इंसान अपने ख्यालों और हकीकत के बीच की रेखा धुंधली महसूस करने लगता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं ऐसी कंडीशन में आवाज या गाइडेंस को फील करना एक पॉसिबल सिम्टम हो सकता है। भोपाल सिंह की डेथ के लगभग 1 साल बाद ललित की आवाज वापस आ गई, लेकिन नेबर्स ने नोटिस किया कि उनके बिहेवियर में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। ये बदलाव पहले सटल तरीके से था, फिर धीरे धीरे ज्यादा साफ दिखने लगा और प्रियंका की एंगेजमेंट से पहले ये बदलाव छुपाना मुश्किल हो गया था। कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी जब क्राइम ब्रांच किसी सीधे जवाब तक नहीं पहुंच पाई तो उन्होंने साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का सहारा लिया। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का मतलब होता है एक्सपर्ट्स मर चुके व्यक्तियों की मेंटल स्टेट को उनके बिहेवियर, डायरीज और सर्कमस्टेंसेस के आधार पर उनको समझने की कोशिश करते हैं। एक्सपर्ट्स की एनालिसिस के मुताबिक इन्वेस्टिगेटर्स एक कंक्लूजन तक पहुंचे। उनके मुताबिक ललित में सीवियर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के संकेत मिले। साइकोलॉजी कहता है जब एक ही व्यक्ति का भ्रम या पक्का विश्वास धीरे धीरे पूरे ग्रुप का बिलीफ बन जाए तो उसे शेयर्ड साइकोसिस या फोली एपिलुडोसिस कहा जाता है। और इस केस में ललित का विश्वास पूरी फैमिली की सोच का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे घर वालों के लिए वो सिर्फ ललित नहीं रहा, बल्कि साथ में पिताजी का आदेश भी बन गया था। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि फैमिली का कोई अपनी जान लेने का इरादा था ही नहीं। उनका विश्वास था कि रिचुअल के बाद उन्हें कुछ नहीं होगा। उन्हें लगता था कि उनके फादर और बच्चों के ग्रैंडफादर आखिरी पल में उन्हें आकर बचा लेंगे। उनका सुसाइड का कोई इरादा नहीं था और ये सिर्फ एक अंधविश्वास पर आधारित एक एक्ट था। क्राइम ब्रांच को इस केस तक पहुंचने में लगभग 3 साल लग गए। फाइनल कंक्लूजन ये था कि इस केस में किसी भी आउटसाइडर का हाथ नहीं था, कोई मर्डर नहीं था और सच कहूं तो कन्वेंशनल सेंस में ये कोई सुसाइड भी नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स ने इसे एक ट्रेजिक एक्सीडेंटल डेथ माना, जो साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी के अकॉर्डिंग और अंधविश्वास का परिणाम था। क्रिमेशन से पहले फैमिली के सबसे बड़े भाई जो राजस्थान में रहते थे, मिस्टर दिनेश सिंह चुंदावत, उन्होंने हॉस्पिटल और आई बैंक से कॉन्टेक्ट किया और सभी मेंबर्स की आंखें को डोनेट कर दिया गया। एक ऐसा सच जहां सिर्फ और सिर्फ गहरा अंधेरा था, वहां से भी एक हल्की रोशनी निकल आई। स्टेटस ऑफ द केस इन द कोर्ट। केस की शुरुआत मर्डर के तौर पर हुई थी, लेकिन क्राइम ब्रांच की गहरी इन्वेस्टिगेशन और किसी भी तरह का कोई फाउल प्ले का सामने न आना, इसलिए आखिरी में कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई। क्लोजर रिपोर्ट में ये माना गया कि ये डेथ एक सुसाइड पैक्ट का नतीजा था। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक फैमिली को पूरा विश्वास था कि रिचुअल के बाद उनके ग्रैंडफादर उन्हें बचा लेंगे और उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। पुलिस ने अपने कंक्लूजन का सबसे बड़ा आधार उन 11 डायरीज को माना। उनमें लिखे सीक्वेंस और इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर पूरे केस को लीगली कंक्लूड किया गया। नवंबर 2021 में कोर्ट ने आखिरी सुनवाई के बाद केस को बंद कर दिया गया। कानूनी तौर पर यह मामला यही समाप्त हो गया, लेकिन सभी लोग इस नतीजे से खुश नहीं थे। फैमिली के सर्वाइविंग मेंबर्स दिनेश सिंह चुंदावत और उनकी बहन सुजाता ने इस मास सुसाइड थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि फैमिली किसी कल्ट या अंधविश्वास को फॉलो नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की। र्यूमर्स एंड स्टोरीज रिलेटेड टू द बुराड़ी डेथ केस। इस केस के दौरान लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। घर के बाहर लगे 11 पाइप्स को लेकर भी कई अजीब थ्योरी सामने आने लगी। लोगों ने उन पाइप्स को फैमिली मेंबर्स और बॉडीज की पोजीशन से जोड़कर देखा। कुछ मीडिया और लोगों के द्वारा यह भी कह दिया गया कि ये आत्मा के निकलने का रास्ता था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। जिस व्यक्ति ने वो पाइप्स लगाए थे उसने साफ कहा कि ये पाइप सिर्फ वेंटिलेशन के लिए लगाए गए थे और सिर्फ फैमिली मेंबर के कहने पर लगाए गए थे। ना कोई रिचुअल था इसके पीछे और ना ही कोई सुपरनेचुरल वजह।
केस के बाद अफवाहों का सिलसिला और तेज हो गया। 11 नंबर को लेकर अलग अलग सिंबॉलिक थ्योरीज बनने लगी। 11 ग्रिल्स, 11 वेंट्स, 11 रॉड्स। कुछ लोगों ने इसे पैटर्न माना, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने इन बातों को कंफर्म नहीं किया। अफवाहों और स्पेकुलेशन के चलते कुछ निर्दोष लोगों को तांत्रिक और ब्लैक मैजिक से जोड़कर उनको परेशान किया गया, जबकि उनका इस केस से कोई भी लेना देना नहीं था। सच ये था कि इन थ्योरीज को सपोर्ट करने वाला कोई पक्का सबूत कभी सामने नहीं आया। दोस्तों, मैं एक अनकंफर्टेबल बात बोलने वाला हूँ। इस केस में 11 लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि वो कमजोर थे, वो इसलिए गए क्योंकि उन्होंने एक सोच को सच मानकर अपना लिया और किसी ने उस सोच को रोका नहीं, किसी ने उस सोच को क्वेश्चन नहीं किया और किसी ने उस सोच को तोड़ने की कोशिश भी नहीं की। और यही सबसे डरावनी बात थी। हर घर में खामोशी होती है और जब खामोशी सवालों से भरी हो जाती है तो रियल खतरा शुरू हो जाता है। जब डॉक्टर कहे कि हेल्प लो तो प्लीज ईगो को बीच में मत लाओ। जब दिमाग हेल्प मांगे तो प्लीज उसे इग्नोर मत करो। खामोशी को आदत मत बनाओ और याद रखो, कभी भी किसी इंसान को इतना मत मानो कि तुम खुद सोचना ही बंद कर दो। ब्लाइंड फेथ अक्सर ब्लाइंड एंड तक ले जाती है। सवाल पूछना बदतमीजी नहीं, जिम्मेदारी है। इस घटना का सबसे बड़ा दर्द ये नहीं था कि 11 लोग चले गए। सबसे बड़ा दर्द ये था कि उन्हें लग रहा था कि सब कुछ कंट्रोल में है, जबकि सच ये था कि कंट्रोल कब का उनके हाथ से निकल चुका था। और अगर कभी आपको भी ऐसा लगे कि आपके अंदर की कोई सोच आप पर ही भारी पड़ने लगे तो प्लीज रुक कर सोचिए। सोच को सच मत मान लेना और मदद लेने से कभी हिचकिचाना मत। कभी कभी सिर्फ एक सवाल पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस केस की हमारी डीप डाइव यहीं खत्म होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक इस तरह की रिसर्च बेस्ड स्टोरी लाने में काफी मदद करता है। तब तक आप अपना और आसपास के लोगों का ख्याल रखें। जिंदगी अनमोल है, इसे सुरक्षित रखें। टिल देन प्लीज कीप अ हेल्दी एंड हैप्पी स्माइल ऑन योर फेस। जय हिंद, जय भारत।